वर्क पावर एनर्जी में हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा सा अगर मैं रिकैप कर दूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने देखा था, हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी बात हुई थी, कुछ क्वेश्चन भी किया था और इसमें जो हमने देखा था कि W ऑल बराबर होता है डेल्टा के। जितने भी फोर्स हो रहे होंगे इन्वॉल्व, सब के सब अपना काम करेंगे और वहां पे हम लिखेंगे W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के। W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू में से घटाना है काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू का मतलब है हाफ m वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस हाफ m वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू इसका स्क्वायर। यहाँ से हाफ m कॉमन लिया जा सकता है, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी के बारे में बात हुई थी। किसी भी सवाल को इससे किया जा सकता है। जब भी एक जगह की वेलोसिटी हमसे पूछी जाए और किसी दूसरे जगह की दे रखी हो तो इसका आराम से यूज कर सकते हैं। जब भी वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी बदली है, मतलब वहां वर्क डन हुआ है। फिर से सुनना, जब जब वेलोसिटी का चेंज हुआ होगा, इस बात को समझना है कि कैसे सोचेंगे। मतलब वेलोसिटी में जैसे ही तुम चेंज देखोगे, वेलोसिटी चेंज का सीधा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज अपने आप नहीं आता, उसके लिए काम करना पड़ता है। इसका मतलब होगा वर्क इज डन। पक्की बात है। अब दो बातें हो सकती है, या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी चेंज होने के लिए, या तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वर्क पॉजिटिव होता है और जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो वर्क निगेटिव होता है। बिल्कुल क्लियर कट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी का चेंज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ मतलब वर्क डन नहीं हुआ। अच्छा, तो अब कैसे सवाल में वर्क एनर्जी थ्योरम सोचना है? तो ऐसा सवाल जहां वेलोसिटी बदलती हुई दिखे वहां वर्क एनर्जी थ्योरम सोचना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, कहा है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल जिसका मास है 2 kg डिपेंड्स ऑन टाइम। कैसे डिपेंड कर रहा है? तो इसने एक क्वेश्चन दे दिया कि आप तो x को लिखो t³ माइनस का 4t, ऐसा लिखो। ऐसा ये कह रहा है, फाइंड टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अगर किसी ने इसी में x की वैल्यू रख दी, इसी में t की वैल्यू रख दी और x निकाल लिया तो वो फंस जाएगा। बात को समझना होगा। आपको उल्टा पुल्टा डेफिनेशन नहीं समझना है। आपको वर्क के बारे में क्या पता है? आपको वर्क के बारे में पता है कि अगर मैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा के काम चलाना चाहता हूँ तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट होना जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। वर्क बराबर किसी ने कहा कि मैं तो F.ds लगा के काम चला लूंगा, तो भाई ये बच्चों वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये बच्चों वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब हमारे पास डाटा कांस्टेंट हो। जब डाटा कांस्टेंट हो तभी ये बच्चों वाला फॉर्मूला वैलिड होता है। यहाँ तो पोजीशन पार्टिकल का टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अभी तुम देखोगे कुछ और पोजीशन, थोड़ी देर के बाद कुछ और पोजीशन, थोड़ी देर के बाद कुछ और पोजीशन। और इसने हमसे पूछा कि आप बताओ वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में स्थिति पूछी है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी तरीके से यहाँ पे अगर वेलोसिटी मिल जाए तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ।
वेलोसिटी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तभी सकते हैं जब डाटा कांस्टेंट हो। x दिया हुआ है तो अब मेरा दिमाग यहाँ प्रैक्टिस से चलेगा कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा नहीं कि t की वैल्यू 2 रख दूं और x की वैल्यू यहाँ से निकाल दूं और बस सीधा सीधा करके किसी तरीके से काम चला लूं। ऐसे नहीं हो सकता। आपको अच्छा दूसरी सोच क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में दूर दूर तक फोर्स के बारे में जानकारी नहीं है। एक तो कांस्टेंट ओनली में फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखो ये फोर्स क्या है, फोर्स तुमको पता नहीं, फोर्स तुमको पता ही नहीं। अब बिना फोर्स कैसे वर्क निकालोगे? तो समझो कि क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत पड़ रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम से जब तुम वर्क निकालते हो तो तुमको वहां फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस ये देखना पड़ता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और मास कितना है। बस बिना फोर्स की हेल्प से वर्क निकालने का जुगाड़, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। कितनी अच्छी बात है, समझो। मेरे यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। टू फाइंड वर्क विदाउट द वैल्यू ऑफ फोर्स। मेरे को फोर्स पता ही नहीं, जो भी फोर्स हो बस वो कह दे कि फोर्स लग रहा है, बात खत्म। अब कौन है, कितना न्यूटन, हमको क्या मतलब है। विदाउट knowing the value of force, if you want to find the work done, then you must use work energy theorem. सिंपल लॉजिक है। अब शायद तुम बात को समझ गए कि क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत पड़ती है। वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत पड़ती है जब मुझे फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं हो। चलो अब आ जाओ, समझते हैं इस बात को। ठीक है भाई, अब तो एक ही उपाय है, मुझे किसी तरीके से वेलोसिटी चाहिए। तो x की वैल्यू ये रही, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ये बन जाएगा dx अपॉन dt, और ये आराम से बन जाएगा t क्यूब है तो 3t² माइनस 4, ये बन जाएगा 3t² माइनस 4। ये एक इक्वेशन बन के हमारे पास तैयार है। मुझे दो चीजें चाहिए, v इनिशियल चाहिए और v फाइनल चाहिए। v इनिशियल कब मिलेगा, इसने फर्स्ट 2 सेकेंड में बोलेगा, तो v इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। v फाइनल मतलब जो इसने पूछा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पुट कर दो। बढ़िया बात है। अब यहाँ से v इनिशियल की वैल्यू निकाल लो और v फाइनल की वैल्यू निकाल लो। v इनिशियल 0 रखना है तो क्या आएगा, -4। v फाइनल 2 रख दीजिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 4 गुणे 3 12 में से 4 8, ये आ गया 8, ये 8 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड और ये -4 मीटर पर सेकेंड। अब v इनिशियल भी पता है और v फाइनल भी पता है। अगली लड़ाई किसकी होनी है, बस ये डाटा लिखना है कि W ऑल जो होता है वो डेल्टा के ही होता है, यानी कि हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। खेल खत्म है, खेल खत्म है। 1/2 मास इसने कहा है कि आप 2 लीजिए, v फाइनल हम निकाल चुके हैं 8, v इनिशियल मेरे पास था ही -4, स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 खत्म, 8 का स्क्वायर 64 और ये 4 16 48, ये आ रहा है 48 जूल। ऐसे आंसर आएगा, ऐसे आंसर आएगा। यूज मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कैसे करेंगे। ये बात बेहतर समझ में आनी चाहिए, बेहतर समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट अलर्ट रहिए, डायरेक्ट t इक्वल्स टू 2 पुट करके मत करना सॉल्व, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये बात समझिए। खैर, अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। आप खुद से करना, मैं नहीं करूंगा इसको। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ये लीजिए, इसको खुद करो।
टू कह रहे हैं, टू 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 जैसा तो नहीं है कुछ। 8/3 सही बात है, 8/3 आएगा। अरे इसमें इतना टेंशन थोड़ी है। वी इनिशियल पता करना, अब तो तुम इतने तो तुम बड़े हो गए, तुमको समझ में आ गया कि लगेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही। क्यों लगेगा? फोर्स के बारे में जानकारी नहीं कितनी है फोर्स की वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब और डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। इतनी अच्छी सोच है, सोच डेवलप करो ना, सोच डेवलप करो। सॉल्यूशन के पीछे ऐसे भागने से नहीं, क्या क्या सोच सकते हैं, थॉट क्या क्या हो सकता है ये डेवलप किया। क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, क्यों, वाई? सवाल यहाँ है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ही क्यों? ऐसा तो नहीं कि हेडिंग डाला हुआ है तो लगाना है। सवाल ये है कि यहाँ पे WET ही क्यों लगा रहे हैं, WET ही क्यों लगा रहे हैं, इसी को बोलते हैं थॉट। ये सीख जाएंगे तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि मेरे को बहुत सारे कारण है। एक तो फोर्स जो दे रखा है, उस फोर्स की दूर दूर तक कहीं कोई वैल्यू नहीं, फोर्स की वैल्यू नहीं पता। चलो एक कारण ये दे दिया मैंने। दूसरा दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दे दिया। जैसी डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दे, मन खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से हिंट है, ये हिंट है। किसकी हिंट है? कि आप फाइंड करो किसको, वेलोसिटी को। ये इशारा ही तो है। और जैसे ही वेलोसिटी की बात हो जाती है, तुम समझ जाते हो कि अच्छा वेलोसिटी की बात हो रही है, तो तीसरा थॉट मेरे पास आना चाहिए, W ऑल बराबर डेल्टा के। तुरंत तुरंत बात समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से इशारा दिया हुआ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक और इशारा था छुपके, इसने मास की वैल्यू दे रखी थी। मास कितना था? 3 kg। भाई ये सब हिंट है कि आप जैसे ही W ऑल बराबर डेल्टा के लगाओगे, हाफ m चाहिए होगा तुमको, V फाइनल का स्क्वायर चाहिए होगा, और V इनिशियल का स्क्वायर चाहिए होगा। ये m तुमको यहाँ यहाँ गिवन ही है। तो ये सब इशारे होते हैं कि आप लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बस अब मुझे आप इसके सॉल्यूशन में अगर जाएं, तो अब आप मुझे यहाँ से V इनिशियल निकाल के बता दो, V फाइनल निकाल के बता दो, और उसके बाद से W ऑल बराबर हाफ m V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर करके बता दो। जब तुम इसको करोगे तो तब तुम्हारा यहाँ से जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 8/3, वो आंसर आएगा 8/3, 8/3। ये घर पे करना है एज ए होमवर्क, एज ए होमवर्क। 8/3 इसका आंसर आएगा। लाना है, सबको लाना है। कुछ लोगों का आ भी गया, सिमू का आ गया, सुहानी का आ गया, आएगा, सबका आएगा। एक मैंने कर दिया, एक आप करिए। डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकालिए। वी इनिशियल देखो इन 2 सेकेंड बोला है, तो वी इनिशियल निकालना होगा तो टी की वैल्यू 0 रख देना। समझ रहे हो? डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लो। चलो कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? बस बोल देता हूं मैं, सुन लो। V इनिशियल आप निकालेंगे, आपका 0 आएगा,
अब टी की वैल्यू 2 सेकेंड रखेंगे, वी फाइनल निकालेंगे, 4/3 आएगा। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आराम से 8/3 आ जाएगा, इसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं। चलिए अब वैरायटी अलग करके लेके आते हैं, उसको समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, इसको समझिए। ये देखिए क्या है, चलिए ये कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन is shown in the figure. Okay, work done by all the forces in the particle, work done by all the forces in the particle। चलो इसको साथ साथ करते हैं। ग्राफ है, ग्राफ है, इसने तो हिंट ही दे दिया कि भाई तू तो डायरेक्ट सोच W ऑल कैसे, तो मैं कह रहा हूं यहाँ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, खुद कह दिया। तो W ऑल का एक ही मतलब है डेल्टा के, W ऑल का एक ही मतलब है डेल्टा के, और इस डेल्टा के को लिखा जा सकता है हाफ m वेलोसिटी के फाइनल का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी के इनिशियल का स्क्वायर। ये अच्छी बात हो गई। अब मेरा दो ही काम होता है, मैं किसी तरीके से v इनिशियल और v फाइनल निकाल लूं, ग्राफ देखूंगा, ग्राफ देखूंगा। शुरुआत यहां से हुई है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल है, ग्राफ ऊपर वेलोसिटी का है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 20, इनिशियल वेलोसिटी 20, यूनिट सही है मीटर पर सेकेंड। फाइनली जब t 2 सेकेंड हो गया था तो बॉडी यहाँ पे आ चुकी थी, उसकी वेलोसिटी दिखाने के लिए ग्राफ यहाँ पे था। अब जरा समझना, ये कंडीशन फाइनल है। फाइनल कंडीशन कहता है जब घड़ी में t बराबर 2 सेकेंड हो गया था तो वेलोसिटी आ गई है तुम्हारी 0, ग्राफ नीचे आ गया, तो वेलोसिटी बराबर 0 सही मायने में ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली कीप द वैल्यू। अब तुमको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ देखना। इस क्वेश्चन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, ध्यान से देखो, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 0। दोनों बात को एक साथ देखूंगा तो मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे वेलोसिटी में कमी आई है। वेलोसिटी में कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, और जब जब काइनेटिक एनर्जी कम हो तो पक्की बात है वर्क जो भी होगा वो निगेटिव होगा। ये बात बिल्कुल फिक्स बात है, ये एकदम फिक्स बात है, ये हमने आगे का नॉलेज ले लिया। अब इसको सॉल्व करके भी अगर निगेटिव आ जाए तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो भैया, हाफ मास क्वेश्चन ने कहा कि 2 kg ले लो, चलो भैया 2 रखा, कहानी दोनों की खत्म। v फाइनल 0 था, v इनिशियल 20 का स्क्वायर, आराम से देख लो, आराम से ये माइनस का 400 जूल आया। और इसी माइनस का मतलब मैं समझा रहा था कि माइनस का मतलब जो होता है वो होता है कि आपने काइनेटिक एनर्जी में कमी की है, और इसीलिए ये माइनस का 400 वाला आंसर होगा। माइनस का इसने प्लस भी दे रखे हैं, ये वाला आंसर होगा। माइनस क्यों होता है वर्क, ये मैंने समझा दिया, इसको समझना है। एनर्जी की हेल्प से वर्क के साइन देख के तुम बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है या काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। ऐसे चलता है काम, ऐसे चलता है। सही है। अब आ जाओ अगले सवाल, अगले सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा स्प्रिंग से रिलेटेड है, स्प्रिंग से रिलेटेड है। स्प्रिंग की बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ऐसे स्प्रिंग बहुत पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं है। स्प्रिंग की मैं एक बेसिक जानकारी दे सकता हूँ अभी।
फिर बाद में तो चलता ही रहेगा, स्प्रिंग खत्म थोड़ी होता, अभी से लेके एसएचएम तक चलता रहता है। तो अब मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, बेसिक आइडिया किसका, तो स्प्रिंग का। स्प्रिंग के लिए हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं। अच्छा, बेसिकली पढ़ना क्या चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं अब स्प्रिंग है तो फोर्स लगाएगा, बोलते हो स्प्रिंग फोर्स, मैंने कहा जितने भी फोर्स हैं सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। तो अगर इसकी हेडिंग कोई डालना चाहे तो वो कह सकता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हेडिंग कोई डालना चाहे तो ये डलाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। चलो ये बात भी सही है। अब जरा एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या होता है, एक तो हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट रहता है हाफ के एक्स स्क्वायर का। ये हाफ के एक्स स्क्वायर कहना एक अधूरी बात है। पहली बात, स्प्रिंग को जब भी तुम खींचोगे ये क्या करेगा, ये जो फोर्स लगाएगा तुम्हारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट लगाता है। तो ये कहना कि वर्क डन बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो ये मन में होता है, पहली बात तो ये गड़बड़ है। अच्छा, दूसरी बात ये कहना वर्क डन बराबर माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर होना, ये पूरा गड़बड़ तो नहीं है लेकिन ये अधूरा है, ये अधूरा है। अब अधूरा है मतलब ये पक्का कोई स्पेशल केस होगा, ये कोई स्पेशल केस होगा, ये एक स्पेशल केस है। भाई ऊपर वाला तो पूरा ही गड़बड़ है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के केस में जब तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो ये हमेशा निगेटिव में आएगा। अब मैं एक एक करके तुमको समझाता हूँ, टेंशन मत लेना, स्प्रिंग बहुत पढ़ाऊंगा, आज तो बेसिक आइडिया ले रहे हैं। देखो क्या है समझना, हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन में एक विचार है कि डब्लू स्प्रिंग जो होता है वो होता है माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मेरे मन में एक विचार है। मैं क्या डाउट हटाना चाहता हूँ कि प्लस का के एक्स स्क्वायर होगा या माइनस का के एक्स स्क्वायर होगा, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, अगर इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, पहले तो मैं तुमको बता दूं ये वर्क का पूरा फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। अब कैसे है वो, इसके लिए इसके थोड़े से डेरिवेशन में जानना पड़ेगा। चलो क्या बात होती है सीखते हैं। वर्क डन हमसे कभी भी पूछा जाए तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अगर स्प्रिंग है, मान लो एक्स डिस्टेंस तुमने उसको डिस्प्लेस किया था, चलो डी एक्स। अच्छा, अब आराम से सोचना, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स की। अच्छा ठीक है भाई, स्प्रिंग फोर्स, जब स्प्रिंग फोर्स की बात करते हो तो तुम कहते हो माइनस का के एक्स, यही तो कहते हो, स्प्रिंग फोर्स एफ इक्वल्स टू माइनस का के एक्स। अच्छा, इनटू क्या आ गया, डी एक्स। अब सारा खेल किसका है, इंटीग्रेशन की लिमिट का। मान लो शुरुआत में जीरो पे से लेके और अब हमने किसी एक्स लेंथ तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, जीरो से एक्स, समझना बात को, जीरो से एक्स कर दिया, तो ये कहानी क्या बन जाएगी, ये कहानी बन जाएगी W इक्वल्स टू माइनस का के बाहर कर दो, माइनस का के, पहले इसको एक बार और सोच दो, देख माइनस का के यहाँ से बाहर चला जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, देख एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो बचेगा। और लिमिट कहाँ से लेके जाओगे, जीरो से लेके एक्स तक, तो माइनस का के तुमने बाहर कर दिया। अब मैं डायरेक्ट इसको अगर लिख दूं तो तुम इस बात को अब समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ से W का मतलब आ गया माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। सोच के देखो, ये W की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन लेकिन एक अच्छी बात क्या है समझिए, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, ये अच्छी बात ये है कि लिमिट जीरो से लेके एक्स तक का रखा गया है, लिमिट जीरो से लेके एक्स तक का रखा गया है, तब ये फॉर्मूला आया। मतलब जीरो कहने का मतलब शुरुआत में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रहा होगा। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, जैसे सब कुछ यही रखो, सब कुछ यही रखो, इंटीग्रेशन की सिर्फ लिमिट चेंज कर दो, सब यही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ऊपर वाला, ये देखिए, ये देखिए सब यही रख रहे हैं, इंटीग्रेशन की बस लिमिट चेंज करना चाह रहे हैं, सारा कुछ वही,
सिंपली चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। कहां से कहां इंटीग्रेट करना चाहते हैं? मान लो x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो भाई क्वेश्चन में कैसे पकड़ेंगे इस बात को? तो क्वेश्चन में वो कहेगा कि भाई वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कब? तो कहेगा व्हेन स्प्रिंग इज, अब वर्ड पे ध्यान देना, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड, ओके। कहां से? तो फ्रॉम x1 टू x2। इतनी क्लियर और सुंदर भाषा आपको मिलेगी। अब ये देखिए आप, ये एक स्टैंडर्ड केस हो गया कि भाई देख, मुझे किसी भी x1 और x2 से लेके इसको इंटीग्रेट करना है, तब वर्क डन मेरे से पूछा जाए, तब मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? तो वो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, वर्क किसका है? स्प्रिंग का है। तो क्या बनेगा देखो, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ के, और ये यहाँ आ गया x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। मजे की बात यह है कि ये जो x2 और x1 है, इसको आप पहचानते हैं। आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप जा रहे हैं x1 से x2 तक, मतलब x2 हमारा फाइनल है। ये जो कंडीशन है ये फाइनल है। तो आप इसको x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अपने कॉपी में, अपने कॉपी में इस फॉर्मूले को लिखो, इसी पे बात करना चाहते हैं। अभी तुम देखो, इस पे चर्चा सुन लो थोड़ी। ये क्यों मेन है, ये क्यों मेन है, इसको गौर से देखने वाले समझ जाएंगे कि यार ये मेन इसलिए है कि अगर मैंने x1 को जीरो कर दिया, x1 को जीरो करने का मतलब है कि शुरुआत में स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे था, और उस मीन पोजीशन से मैंने मात्र x2 तक उसको डिस्प्लेस किया। अब x2 नाम क्यों दूं, उसको x नाम दे देता हूं। यानी कि जब स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो, तब तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में लगाने से काम चल जाता है। ये बात एक दिन में मैं नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा थोड़ा समझ में आए, फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और ये बात धीरे धीरे बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो एक दिन में इसके ऊपर हल्ला हुल्ली करने से कोई मतलब है नहीं। फिलहाल कॉपी में इसको लिखा जाए, माइनस का हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और इसके ऊपर कुछ काम कर लिया जाए ताकि इस पे कॉन्फिडेंस आए, ताकि इस पे कॉन्फिडेंस आए। वर्क डन बाय स्प्रिंग इफ इट इज स्ट्रेच फ्रॉम x1 टू x2। कहां से, कहां से स्ट्रेच किया जाता है स्प्रिंग को? फ्रॉम मेन पोजीशन। ये बात नहीं भूलना। स्प्रिंग में हम चूंकि न्यूटन्स लॉ पढ़ के आते हैं, इसीलिए बात कोई दिक्कत वाली है नहीं। ये जो आपने इसको स्ट्रेच कराया है, ये जो आपने इसको स्ट्रेच कराया है x1 से x2, ये बात समझिएगा, आपने कहां से कराया होगा इसको स्ट्रेच? तो इसको कराया होगा फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कॉपी में लिखना कि स्प्रिंग के केस में सारी दूरी मीन पोजीशन से मेजर होती है। बात बहुत छोटी है, लेकिन इतनी काम की है कि सारा न्यूमेरिकल स्प्रिंग बनता है। स्प्रिंग में तुम क्या करते हो? ऑल डिस्टेंस, all distance are measured from mean position। mean position, mean position मतलब नेचुरल लेंथ जो उसका होता है, उसका जो नेचुरल लेंथ होता है वहां से सारी दूरी मेजर होती है। ठीक है, अब बोलने से ज्यादा न्यूमेरिकल सिखाएगा आपने को, तो एक दो क्वेश्चन इस पे करें तब जाके बात बनेगी। क्वेश्चन करते हैं।
देखिए ये सवाल दिया है और आप लैंग्वेज देखो, कह रहा है, आराम से देखो, ए टू बी इसमें मोशन हो रहा है। देखिए पहले ए पे था, अभी बी पे गया। तो आपको ऐसे कहा, पहला आप बताइए वर्क ग्रेविटी ने कितना किया, और दूसरा आप बताइए कि वर्क स्प्रिंग फोर्स ने कितना किया। कहाँ के लिए बात करनी है? ये बात करनी है फ्रॉम ए टू बी, इतना ही छोटा है, सिर्फ डायग्राम देख के बात करनी। ए टू बी कोशिश करके देखिए, फिर बात करेंगे इसमें। आइए समझाता हूँ। देखिए मेरे पास जो ये डाटा इसने दिया है, तो भाई ये जो कहानी है इसकी, ये जहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा भी है कि ये आपका नेचुरल लेंथ है। ओके डन। अब बाद में ये नीचे पहुंच गए भाई, बाद में ये बी पे आ चुके हैं। तो ये जो बाद में बी पे आए हैं, एक्चुअली में ये बी इनका फाइनल, यही पॉइंट, फाइनल पोजीशन इनका हुआ, और ए से शुरू कर रहे हैं और बी पे आके खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन को देख के इतनी फीलिंग आती है, और ऐसा करने में वो एच हाइट नीचे आ रहा है। सारा कुछ नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाएगा, सारा कुछ नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाएगा, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब इसने दो बातें पूछी हैं, तो आप हमेशा ध्यान रहिए। पहली बात, हमसे इसने पूछा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, तो वो तो हम सीख के आए हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस माइनस mg, और इनटू क्या, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, mg इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम सीख के आए हैं। और दूसरा जिसकी हम आज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की, और ये हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं आज माइनस का, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर हमको पहले से याद था, आज दूसरे स्टाइल से हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, और सारी दूरी नेचुरल लेंथ से मेजर होती है, वहां से सब देखा जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, अब एक एक करके इसकी बात समझते हैं। पहली बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोला, ठीक है भाई, mg कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको एक चीज तो एकदम से पता है कि mg लगेगा नीचे, ठीक है भाई, mg लगेगा नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो लिया जाएगा वो पक्का पक्का पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का mg, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के हिस्से h आ गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो इतने ही लिखने से काम चल गया, इतने ही लिखने से काम चल गया। अब लड़ाई ये है कि जो मेरा मेन टारगेट है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग का क्या करना है। ये तो पहले फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स फाइनल का स्क्वायर और एक्स इनिशियल का स्क्वायर, सारी दूरी कहाँ से मेजर करी जाएगी, उसके नेचुरल लेंथ से। ठीक है भाई, 1/2 कोई समस्या नहीं, माइनस लगा दिया। के क्वेश्चन में नहीं दिया, मतलब के इज के, नो प्रॉब्लम, के इज के, ओके ऑल राइट। अब फाइनल, अरे भैया नेचुरल लेंथ से एच हाइट नीचे आ गया तो एच हुआ ना फाइनल। इनिशियल देखना, शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे है, यही मेन है, तो इनिशियल हुआ 0, इनिशियल हुआ 0, ये ध्यान देना। ये हमने एक्स आई को 0 क्यों लिया, क्योंकि वो उस समय नेचुरल लेंथ पे था,
नेचुरल लेंथ पे होने से हमने इसको 0 लिया है, बस खेल खत्म, हमारा आंसर आ गया माइनस का 1/2 के और साथ में एच स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। लिखने का तरीका सिखा रहा हूं कि फाइनल क्या होगा, इनिशियल क्या होगा। दूरी हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करनी है, मीन पोजीशन से नेचुरल लेंथ से मेजर करनी है, हमेशा नेचुरल लेंथ से दूरी मेजर करना है, हमेशा 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 जो दूरी लोगे वो कहां से लोगे, तो फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ कंप्रेशन हो या फिर इलोंगेशन हो, हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन की थोड़ी सी वैरायटी, थोड़ा सा इसको चेंज करके लेके आते हैं। अब देखो एक ही जैसा लगेगा सवाल, लेकिन अब पूछने के लिए अलग चीज है मेरे पास, पूछने के लिए अलग चीज है। मैं दिखाता हूं, दिखाता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये हो गया। ये करके देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। करिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, एक्स मैक्स पूछा है, एक्स मैक्स कितना होगा। Block is released from rest. Find maximum elongation in the spring. Maximum elongation. क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। कह रहा है कि ये यहां से इसको रेस्ट से छोड़ा, सोचना, रेस्ट से छोड़ा, और कह रहा है कि भैया मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया है। इसका मतलब समझना, जब रेस्ट से छोड़ा जाए और मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाए, मतलब इसके नीचे तो वो आ ही नहीं पाया, इसके नीचे नहीं आ पाया, मतलब यहाँ आते आते फिर से उसकी स्पीड 0 हो चुकी है, फिर से उसकी स्पीड 0 हो चुकी है। ये बात समझ में आनी चाहिए। भाई रेस्ट पे छोड़ा था तो रेस्ट से तो स्पीड 0 थी ही सही, मतलब ए पर भी स्पीड 0 और बी पे भी स्पीड 0। यहाँ पे स्पीड 0 होने का कारण क्या है, तो यहाँ पे स्पीड 0 होने का एक ही कारण है, क्वेश्चन ने कहा था कि भैया मैक्सिमम इलोंगेशन है, मैक्सिमम इलोंगेशन है, एक्स मैक्स हो गया है।
मैक्सिमम इलोंगेशन कॉन्सेप्ट आ गया, ध्यान रखना है। जब भी मैक्सिमम इलोंगेशन देखूंगा, जहां मैक्सिमम इलोंगेशन है वहां पे स्पीड जीरो होगी, जहां से रिलीज किया जाता है वहां तो जीरो होता ही है। बस हो गया, अब तो कोई टेंशन नहीं। अब एक ही फॉर्मूला होता है, वो है डब्लू ऑल बराबर डेल्टा के ई। डब्लू ऑल बराबर डेल्टा के ई। अभी हम बस इसी को पहचानते हैं। कौन कौन काम कर रहा है? ग्रेविटी। साथ में कौन काम करेगा? स्प्रिंग। और ये दोनों मिलके क्या करेंगे? दोनों मिलके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है, संजना का आंसर सही आ गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आप जरा समझिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। भाई देखना, mg तो नीचे लगेगा, ये पकड़ लो, कुछ भी कर लो, mg तो नीचे ही लगेगा। और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकली नीचे ही है। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी कोई तुमसे पूछेगा तो प्लस mg। h लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसने कह दिया है मैक्सिमम इलोंगेशन है। प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, अभी सीख के आए हैं क्या होता है, माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये होता है इक्वल्स टू, ये मजेदार है देखना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अरे जीरो हो गई क्योंकि स्पीड जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो भी जीरो हो गई क्योंकि स्पीड जीरो है। दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए। अब मजे से देखो, mg एक्स मैक्स, ये माइनस उधर कर देता हूं, हाफ के एक्स फाइनल क्या हो गया, एक्स फाइनल तो एक्स मैक्स हो गया। एक्स इनिशियल क्या था, जीरो था, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे था। फिर से बोल रहा हूं, एक्स फाइनल एक्स मैक्स हो गया क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन था। मैं एक एक करके बात समझा रहा हूं। एक्स ये मैक्सिमम इलोंगेशन था, इसको एक्स फाइनल लेना। अब देखना, यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है, इसके कारण एक्स इनिशियल जीरो लेना। ये बात समझ लो, ये बात अच्छे तरीके से समझ लो। और समझो, स्पीड बी पॉइंट पे भी जीरो है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। स्पीड ए पॉइंट पर भी जीरो है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। मतलब मजे की बात यह है कि यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेटवर्क डन जीरो हुआ है। अरे यही तो हमने किया है, नेटवर्क डन जीरो हो गया। ओके, अब इक्वेट कर रहे हैं। जैसे ही इसको इक्वेट करोगे, एक्स मैक्स इधर कटेगा और उसके बाद से जो देखो कहानी क्या आ रही है, ये जो एक्स मैक्स है, देखो हाफ के एक्स में ये स्क्वायर है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया भैया टू, उधर ले जाओ तो 2mg, और नीचे आ गया तुम्हारा k, 2mg अपॉन k। दिस इज द वैल्यू ऑफ x max, दिस इज द वैल्यू ऑफ x max, 2mg अपॉन k। बात समझने की है, समझ में आया तो s टाइप करिए। हाँ, ये चलो अब देता हूं सवाल। एक सवाल ये निकाला है, देख, ये सवाल ये अपने ही नोट्स का है, थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ। साइज बड़ी हो जा रही है तो मजा। अब देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। कह रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग।
फोटो 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 बनाना पड़ेगा भैया, फोटो बनाओगे तभी करोगे ना, फोटो इंपॉर्टेंट है। आओ समझते हैं इसको। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग की बात करी, अब वहां से इसको छोड़ दिया होगा। सोचो कहां से छोड़ा है, ये ए पॉइंट से इसको छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, वो रेस्ट पे रहा होगा। जब ये रेस्ट पे रहा होगा, मजे की बात है, इसका mg कहाँ लगा होगा, नीचे। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो यहाँ पे h क्या है, पूरा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। h इसका है वर्टिकल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है। चलो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमने मान लिया। आगे की कहानी समझते हैं। अब जरा देखना, चूंकि इसने एक टर्म बोला, इसने कहा कि भैया मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है। मैक्सिमम कंप्रेशन का सीधा मतलब ये है, सीधा मतलब ये है कि फाइनली 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 जो वेलोसिटी है वो हो गई है जीरो। जहां मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो कहां जीरो हुई होगी, इसी बी पॉइंट पे। इसी बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, इसी बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी। शुरुआत में कितनी थी, जीरो, बाद में कितनी हो गई, जीरो। ये यही बता रहा है, शुरुआत में भी जीरो, बाद में भी जीरो, शुरुआत में भी जीरो, बाद में भी जीरो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अब जरा बात को समझते हैं। क्या करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक ही नियम कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो भैया लगाते हैं, W all इक्वल्स टू डेल्टा के, डेल्टा के। अरे डायरेक्ट लगा लो, यहां से सोचो, ये यहां से शुरुआत में यहां से शुरू करो और बी पे आके खत्म करो। बी हो गया फाइनल, ए हो गया इनिशियल। ऑल राइट, सबसे पहले कौन कौन काम कर रहा है भाई, ग्रेविटी कर रहा है। अब टच होके आ रहा है तो नॉर्मल भी करता होगा, प्लस स्प्रिंग भी करेगा, और सब मिलके काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएंगे। सब मिलके काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएंगे। जितने फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, हर फोर्स काम करता है और हर फोर्स अपना अपना काम करता है, तरीके से उसको साइन के साथ जोड़ते हैं और वो सब मिलके काइनेटिक एनर्जी को बदलता है। जितने फोर्स उतनी बार वर्क डन लिखना पड़ेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक ही नियम है, प्लस माइनस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ mg भी नीचे, और जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे। वो कौन है, h। ठीक है भैया, तो ये यहां से प्लस, और प्लस का mg, और ये h प्लस। वर्क डन बाय नॉर्मल, भाई ये तो जीरो होगा, बॉडी चिपक के चल रही है, वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो होगा। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की लड़ाई, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, तो -1/2 के। अब समझना, x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, अच्छा, इक्वल्स टू, अरे फाइनली भी रुक गया, आया भी रुक के था, ड्रॉप किया था वहां से सीधा, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आ गया मजा, यहां से mgh इक्वल्स टू, आप सीधा सीधा लिख सकते हो 1/2 के। अब देखना मजे से, x फाइनल क्या है हम समझ चुके थे पहले ही, कि मुझे तो यहाँ x फाइनल को मैं क्या लिखूंगा, तो x फाइनल को लिखूंगा
एक्स मैक्स, एक्स मैक्स। और समझो एक्स इनिशियल, अरे एक्स इनिशियल 0 होगा, एक्स इनिशियल 0 होगा। क्यों, इस बात को समझो, एक्स इनिशियल इसलिए 0 होगा क्योंकि स्प्रिंग पहले अपने नेचुरल लेंथ पे था। एक्स फाइनल एक्स मैक्स क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है मैक्सिमम कंप्रेशन, हर चीज के पीछे लॉजिक है। अब देखिए, तो हाफ के एक्स फाइनल नहीं, इसके जगह पे एक्स मैक्स का स्क्वायर यहां लिखूंगा, बस हो गया। अब तो काट पीट ही करना है, यहां से सीधा अपने को पता लग गया कि अब आप यहां से जैसे ही एक्स मैक्स निकालोगे, एक तो ये रूट आएगा, दो उधर जाएगा, अंडर रूट कौन है ये, 2mgh है, और साथ में नीचे आ गए के, ये आएगी वैल्यू, ये आएगी वैल्यू, और ये तुम्हारा आंसर है। एक्स फाइनल एक्स मैक्स हुआ है और एक्स इनिशियल की वैल्यू 0 हुई है। बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो y टाइप करें, समझ में आ रहा है तो y टाइप करें, y। ठीक है, ठीक है। चलो एक होमवर्क में देता हूं और थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ाता हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क में डाल देता हूं। होमवर्क डाल दूंगा आपको, अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं, दिन में भी क्वेश्चन कर लिया, 10 मिनट पढ़ा देता हूं। देखिए क्या है, होमवर्क डाल दूंगा, यहाँ देखिए, ये पढ़िए आप, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये हमारा टारगेट है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब बोलने के लिए तो बहुत बातें बोली जा सकती है इसके ऊपर, लेकिन अगर शॉर्ट में किसी ने कहा कि भाई आप सीधा सीधा मुझे तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बीच डिफरेंस समझाओ, तो मैं आसानी से कैसे समझूं? तो आसानी से समझने का कुछ तरीका है, देखो कोशिश करते हैं बात बढ़िया समझ में आए। कंजर्वेटिव फोर्स इधर रखने की कोशिश करता हूँ और नॉन कंजर्वेटिव को उधर रखने की कोशिश करता हूँ। जो तुमने बचपन में डेफिनेशन पढ़े होंगे, विशेष उससे तो न्यूमेरिकली फायदा नहीं होता, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो बात यूज में आती है उसको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है भाई, आराम से समझना। एक तो सबसे पहले आराम से बात को समझना, कुछ पॉइंट लिखूंगा जिससे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव बोलते ही ना, नॉन कंजर्वेटिव बोलते ही तुम्हारे मन में पहले एक ही बात आना चाहिए कि भाई यहाँ एनर्जी लॉस होगा, खत्म। इतना तुम अगर समझ गए ना, एक लाइन अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। भाई यहाँ एनर्जी लॉस होगा, और यहाँ एनर्जी लॉस नहीं होता है, यहाँ एनर्जी लॉस होगा, तो तुम तो सीधे इससे याद रखो कि भाई यहाँ एनर्जी लॉस होगा। अब हमारे सिलेबस में अभी तक जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है, उसमें एनर्जी लॉस कौन कराता है? फ्रिक्शन। अब एक ही बात समझ में आ गई, जैसे मैं फ्रिक्शन देखूंगा, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, ऐसे भी कंजर्व लिख के लगता है कि भाई कंजर्व अगर होता है मतलब सेव रहता है, यहाँ नॉन कंजर्वेटिव है मतलब लॉस हो रहा होगा। तो जहां जहां एनर्जी लॉस का सिस्टम देखो, उससे भी सस्ता मैंने तुमको बताया, जहां फ्रिक्शन देखो वहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है। ये तो एक शॉर्ट में बात बता दी मैंने तुमको। अब जब शॉर्ट में बात बता दी, ये तो एक बात है, और क्या असली असली डिफरेंस क्या हो सकता है? तो पहले तो एक चीज लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कराओगे, यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व कराओगे। अब जरा तुम दिमाग लगाओ, ये जो एनर्जी होती है, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, तो यहाँ लगता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है। वो क्या होता है आप समझते हैं? वो यही होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मैं फिर से रिकैप कराऊं, देख मैंने शुरुआत भाई यहाँ से करी। पहले में तो यही सोच गया नॉन कंजर्वेटिव है मतलब एनर्जी लॉस हो गया, और उसी के साथ साथ में ये भी सोच गया एक ही बार में कि भाई जहां फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब फ्रिक्शन जितना जितना कारनामा कर ले, अब फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन लॉस ही तो कराता है एनर्जी का, लेकिन कुछ फ्रिक्शन के दोस्त भी होते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। एक फ्रिक्शन फ्लूइड में आता है तो उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। सब फ्रिक्शन के ही तो टाइप हैं, तो उनको सबको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। आप समझो फ्रिक्शन है मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। अच्छा फ्रिक्शन है मतलब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अरे अभी किया ना हमने वर्क एनर्जी थ्योरम किया। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने क्या कहा था? वर्क एनर्जी थ्योरम जो है दादाजी है हमेशा वैलिड होते हैं, हमेशा वैलिड होंगे, हमेशा। वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई इफ बट है ही नहीं, ऑलवेज वैलिड। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ज्यादा उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अच्छा भाई, तो ये तो आपने शॉर्टकट में निकाल दिया, लेकिन थोड़ा डिटेल अगर बताने के लिए मेरे से बोलोगे, थोड़ा डिटेल समझाओ। ये तो हो गया, चलो ठीक है भाई, डिटेल कैसे समझेंगे? डिटेल भी समझ सकते हैं। अब देखो, अब स्टेटमेंट वाले सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। वर्क डन, अब एक तो होता है राउंड ट्रिप में। देखना, कंजर्वेटिव फोर्स अगर है और तुम अगर यहाँ पे वर्क डन करने चले जाओ इसमें, तो इन राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। अब क्या है समझाता हूं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा किसमें? इन अ राउंड ट्रिप, इन अ राउंड ट्रिप, ये 0 नहीं होगा भाई, ये 0 नहीं होगा। राउंड ट्रिप में यहाँ वर्क डन 0 नहीं होगा। क्या बोल रहे हो राउंड ट्रिप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझाता हूं, देख अभी समझाता हूं राउंड ट्रिप का मतलब। माना ये ग्राउंड है, ये है ग्राउंड, और इस ग्राउंड से तुमने किसी एक बॉल को, माना ये बॉल है, उस बॉल को पहले तुमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। इस बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है किसी इस हाइट तक, किसी इस हाइट तक इस बॉल को तुम फेंकना चाह रहे हो। धीरे से आराम से बात को समझने की कोशिश करें। तुम बॉल को यहाँ से फेंकना चाह रहे हो, नाम दे दो, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, बॉल को थ्रो कर रहे हो, बॉल को थ्रो कर रहे हो। अब पहली बात समझना, पहली बात, बॉल जब यहां लिखता हूं, वर्क डन की बात सोचना, कहां से कहां जा रहे हो? तुम ए टू बी गए हो, ए टू बी गए हो। उस कंडीशन में वर्क डन किसके कारण? भाई ग्रेविटी के कारण। जरा सोच, ए से बी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था ऊपर, लेकिन mg लगा है नीचे, इसीलिए W जो mg के कारण होगा वो होगा माइनस का mgh, माइनस का mgh। अरे ठीक है, समझ गया मैं थोड़ा थोड़ा। अब मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं बॉल को मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, यहां लिखता हूं। अब मुझे अगर वर्क चाहिए, कब चाहिए? जब मैं बी टू ए जाऊंगा। तो मजा आ गया, मेरा जो mg है वो भी नीचे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे। मतलब इस कंडीशन में जो मेरा वर्क हुआ है कहां से? बी टू ए, बी टू ए, तो वो कितना लिखूंगा मैं? तो वो मैं लिखूंगा प्लस का mgh। कलर अलग अलग है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टेंशन मत लेना, इसीलिए कलर अलग रखा है। देखो यहाँ कर देता हूँ कलर अलग, इसको आप आराम से सोच सकते हैं। तो भाई एक बार तो माइनस का mgh, एक बार तो प्लस का mgh। ईमानदारी से बताओ, राउंड ट्रिप, ऊपर का भी वर्क नीचे का भी वर्क, प्लस mgh माइनस mgh,
वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप कितने हो गए, 0। और mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। ऐसे तुम्हारे सिलेबस में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही एक नॉन कंजर्वेटिव है, टेंशन मत लेना। जब फ्रिक्शन रहे तभी नॉन कंजर्वेटिव सोचना है। ये बात समझ में आ गई तो वाई टाइप करिए, जो अभी मैंने बताया है राउंड ट्रिप वाला, राउंड ट्रिप की बात समझ में आ गई तो वाई टाइप करिए। सही है, सही है, 1-2 आया, 3-4 आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव में क्या नाटक होता है, अरे नॉन कंजर्वेटिव का भी समझाता हूं। देखिए मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आपने क्या किया, एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, ब्लॉक ऐसे रख दिया। इस पॉइंट का नाम ए रखिए, इस पॉइंट का नाम बी रखिए। ब्लॉक को आप यहां से लेके डिस्प्लेस करके ऐसे किसी अगले पॉइंट पे पहुंचा दीजिए। माना वो अगला पॉइंट बी है, अच्छा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट माना डी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है। अब ईमानदारी से बताओ, मैं इसको, यहां फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लेना है, यहां फ्रिक्शन है, ओके। अब देखो मैटर, मैटर क्या बन के आया, समझदारी से सोच रहे हैं। ठीक है भाई, मैं तो ए टू बी वाले मोशन की देख रहा हूं, ओके। मोशन, मोशन आगे है, सोचो ए टू बी तो मोशन आगे, इसका फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा, फ्रिक्शन पीछे, बिल्कुल सही बात है यार। मोशन आगे, फ्रिक्शन पीछे, और तो ये कैसा लगेगा, कैसा वर्क डन होगा, ये निगेटिव वर्क डन होगा, सोचो निगेटिव वर्क डन होगा। दूसरा सोचो, अब तुम बी से ए आ जाओ, बी टू ए आ जाओ, बी टू ए आओगे भैया, तुम चलोगे ऐसे और फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, तुम चलोगे आगे की तरफ, तुम चलोगे ऐसे और फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, ये लगा फ्रिक्शन, ये लगा फ्रिक्शन। मजे की बात देख लो, जो यहां पे भी निगेटिव ही होगा, दोनों केस में, दोनों केस में यहाँ निगेटिव ही होगा। अरे बॉडी को आगे चलाओगे, फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा, यहाँ भी निगेटिव, ऊपर में भी निगेटिव, तो राउंड ट्रिप में तो निगेटिव निगेटिव जोड़ के 0 तो हो ही नहीं सकता। वही बात इसने कही है कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0 if you are talking about friction, if you are talking about non conservative force। तुमसे कोई पूछे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करो, तुम बोलना फ्रिक्शन। तुम कहना कि मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को प्यार से फ्रिक्शन बुलाता हूं, बुलाते हैं ना। जैसे कोई आराम से, मेरे गांव में एक चाचा थे रामचंद्र मिश्रा, हम लोग उनको बुलाते थे रामू चाचा, रामू चाचा, प्यार से बुलाते हैं। एक मेरे क्लास में लड़का था नाम था उसका सुंदर लाल बहुगुणा, इतना बड़ा नाम था उसका, सुंदर लाल बहुगुणा। हम लोग उसको प्यार से कुछ बुलाते थे, अभी नहीं बता सकता। तो खैर, प्यार से आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को फ्रिक्शन बुला सकते हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है, ये हम समझ गए। अच्छा, अब उसके बाद से नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। तो देख, कंजर्वेटिव में एक तो मैं बात याद रखूंगा कि यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, कंजर्वेटिव में बोलूंगा कि भाई यहाँ राउंड ट्रिप में वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, एक बात और समझ गए। अगर मैं इसी चीज को फिर से अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, फिर से थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, तो एक दो बात मैं और कह सकता हूँ। देख, कंजर्वेटिव, इसको भी बुला लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव को, तू भी आ जा, तू भी आ जा। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, लाइन खींच दिया, बात समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे जो भी तुम वर्क करते हो, यहाँ पे जो भी वर्क डन करते हो, वो पूरा का पूरा रिवर्सिबल होता है। वर्क डन जो होता है ये पूरा का पूरा रिवर्सिबल होता है। मतलब जितना तुमने वर्क डन किया है वो रिवर्सिबल है। क्या है इसका मतलब, भाई यहाँ पे ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है,
और यही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसी को बोलते हैं कि वर्क एनर्जी यहाँ पे कंप्लीटली वर्क रिवर्सिबल है। तो भाई यहाँ पे तो सीधी बात है ना, यहाँ तो नॉन रिवर्सिबल होगा, यहाँ पे थोड़ी एनर्जी का कोई कन्वर्जन होता है, यहाँ तो एनर्जी लॉस हो जाती है। यहाँ पे तुम कहोगे वर्क डन जो होगा ये नॉन रिवर्सिबल होगा। नॉन रिवर्सिबल मतलब सीधा कारण क्या है, वही जो ऊपर लिखा था, एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है भाई, मैं समझ गया, इतनी सी बात यहाँ पे समझने की है। अच्छा, जब सब लिख ही दिया तो एक किताब में लिखा रहता है, वो भी लिख देता हूँ। एक किताब में लिखा रहता है कि जैसे ही तुम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हो, एक फोटो बड़ा फेमस है, एक फोटो बड़ा फेमस है, मैं लिख देता हूँ। ये हटाओ, देखो फोटो कैसा है। 2 पॉइंट ले लेते हैं किताब में, कहते हैं ये है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट, फिर कहते हैं ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अब तुम ए से, मान लो इसी इनिशियल से फाइनल, मान लो ये ए है और ये बी है, तुम ए से बी जाओगे, पूछते हैं बेटा कितने रास्ते, तो बहुत रास्ते। ए से बी या तो ऐसे चले जाओ, या नाच नाच के जाओ, या फिर यहां से ऐसे चले जाओ। कितने भी रास्ते हो सकते हैं, कितने भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो कहा जाता है कि पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और ये आखिरी रास्ता, ये W1, W2 और W3 तीनों इक्वल होंगे। अब कोई महान आत्मा अभी तुरंत थर्मोडायनेमिक्स नहीं चला लेना कि वहां पे तो अलग अलग लिखा था, वहां तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम किया था, यहाँ वर्क डन सेम कर दिया। प्रभु प्रभु, वो थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन था, ये मैकेनिकल वर्क डन है, ये डेली लाइफ वाला वर्क डन चल रहा है, यहाँ एनर्जी कंजर्व है, वो अलग कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट है। सबको खिचड़ी नहीं मिला देना कि SST प्लस साइंस इक्वल्स टू मिसएसटी। तरीके से बात समझिए, यहाँ पे कंजर्वेटिव में वर्क डन तीनों का सेम होगा, क्योंकि भाई फ्रिक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। यहाँ तो फ्रिक्शन की कंजर्वेटिव में चर्चा ही नहीं होती है, नॉन कंजर्वेटिव में तो फ्रिक्शन है, इधर उधर करके जाओगे, जैसा पाथ वैसा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वर्क डन यहाँ फ्रिक्शन डिस्टर्ब करता है, और फ्रिक्शन तो तुम समझ सकते हो, तुम जैसे जैसे चलोगे, जिस स्टाइल में चलोगे, पैर को उठा उठा के चलोगे कम फ्रिक्शन, घिस घिस के चलोगे ज्यादा फ्रिक्शन। तो रास्ता डिपेंड कर रहा है। तो W1, W2 और W3 यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये बात है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब इतनी बात हो गई है, चलो नॉन कंजर्वेटिव का अपने को तो एग्जाम्पल पता लग गया। कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल, नॉन कंजर्वेटिव का एक ही एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन रूप बदल बदल के अवतार लेता है, कभी कहेगा ड्रैग फोर्स, कभी कहेगा विस्कस फोर्स। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स, अब भाई ये तो जितने हो गए उसके अलावा सब इधर आ जाए। जैसे कौन कौन आ सकता है, एक तो तुम अभी पढ़ रहे हो जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। दूसरा 12th में पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक भाई भी है, एक जैसा चलता है काम, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, अच्छा कांटेक्ट हो नॉन कांटेक्ट हो फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब मैं क्या याद रखूंगा शॉर्ट में, मैं तो एक ही बात याद रखूंगा, देख फ्रिक्शन है मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन के अलावा जितना है सबको कंजर्वेटिव करा लो। मेरे को देख के फील आ जाता है कहाँ एनर्जी लॉस हो रही है, जहां एनर्जी लॉस हो रही हो नॉन कंजर्वेटिव। अब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो रिवर्सिबल है, तो वर्क डन यहाँ रिवर्सिबल होगा, कहाँ कंजर्वेटिव में। सिंपल सी बात है, आराम से तुम इसको कर सकते हो। राउंड ट्रिप में वर्क डन वाला थोड़ा ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाले में उसकी जरूरत पड़ती है। राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा, किसके लिए, जब कंजर्वेटिव फोर्स है। बार बार एग्जांपल देना, मैं आगे चलूंगा फ्रिक्शन पीछे लगेगा, मैं पीछे चलूंगा फ्रिक्शन आगे लगेगा, मतलब फ्रिक्शन हमेशा मुझे अपोज करेगा, हमेशा निगेटिव वर्क डन करेगा। तो आगे जाने में निगेटिव, पीछे जाने में निगेटिव, निगेटिव निगेटिव जोड़ के 0 कैसे करूंगा। इसीलिए फ्रिक्शन में कभी भी राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं हो सकता। ये छोटी सी बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे सारा काम हो जाएगा। आज बस इतना ही, आराम कीजिए,
मजे से सो जाइए। बहुत पढ़ लिया आपने। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।